दिल्ली दौरे से देहरादून लौटे सीएम धामी, सचिवालय में कृषि विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। कृषि मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बोले सीएम धामी, कहा सरकार ने ऐसे कठोर कदम उठाए जो भविष्य के लिए भी ऐतिहासिक होंगे। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस हमलावर कांग्रेस प्रवक्ता आशीष पाल बिष्ट ने खड़े किए सवाल, कहा 3 साल बाद भी धरातल पर नहीं कोई विकास। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के सिपाही ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग, मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी, आत्महत्या की वजह नहीं हो पाई साफ। और रुड़की में ग्राम प्रधान ने लगाए पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप, सड़क निर्माण के नाम पर धांधली, कहा गलत तरीके से निकाली गई धनराशि। नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार के 23 मार्च को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के 3 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इन 3 सालों में राज्य के विकास के लिए कई ऐसे कठोर कदम उठाए जो भविष्य के लिए ऐतिहासिक होंगे। सीएम ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून हो, सख्त भोग कानून हो या फिर सख्त धर्मांतरण कानून हो, सभी राज्य के लिए ऐतिहासिक हैं। राज्य के विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। देखिए, 3 साल का कालखंड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने अनेक विकास के कार्य आगे बढ़ाए हैं, नए काम भी शुरू किए हैं और पूरे देश के अंदर विकास के मानकों पर भी उत्तराखंड सरकार 2024 के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी हुई है। निवेश बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के अंदर आया है। रोजगार का सृजन हो रहा है। अनेक नवाचार के काम आगे बढ़े हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय इन 3 सालों में लिए गए हैं, चाहे वो पूरे देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना हो या नकल विरोधी कानून लागू करना हो। और नकल विरोधी कानून पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ जो अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण बन रहा है। और इसके लागू होने के बाद 20,000 से भी ज़्यादा नियुक्तियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई है। कहीं पर भी कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया, कोई विवादित मामला नहीं आया। गरीब माता पिता और उनके बेटे बेटियों को उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई कि अब वो ठीक से तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित रूप से। देहरादून में सीएम धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ का नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही लापरवाही बरते जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। प्रदेश के परिवहन क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में महिलाओं के लिए देहरादून में महिला सारथी योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत महिलाएं ऑटो रिक्शा के जरिए महिला सारथियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचा रही हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट की प्रगति को 6 महीने देखने के बाद सरकार पूरे देश में योजना लागू करने की तैयारी में भी है। इसी को लेकर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस योजना से सुरक्षा का वातावरण मजबूत होगा और महिलाएं रोजगार भी प्राप्त करेंगी। साथ ही उन्होंने इस योजना का जो भी फीडबैक आएगा उसके हिसाब से आने वाले समय में हम इसका विस्तार अन्य जिलों में भी करेंगे, ये बात कही है। देखिए, जिस दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसी दिन हम लोगों ने महिलाओं को एक योजना समर्पित करी, जिसकी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपने देहरादून नगर निगम क्षेत्र की परिधि में ही इस योजना का अभी शुभारंभ किया गया है, जिसका नाम महिला सारथी योजना है। और महिला सारथी योजना में हमारी महिलाएं चाहे वो स्कूटी के माध्यम से हो, चाहे ऑटो के माध्यम से हो, चाहे वो 4 पहिए कार के माध्यम से हो,
वो लगातार हमारी जो बालिकाएं होंगी, हमारी कॉलेज की लड़कियां होंगी अथवा हमारी महिलाएं होंगी, उनके निश्चित गंतव्य पर वो पहुंचाने का काम कर रही हैं। इससे एक सुरक्षा का वातावरण भी मजबूत होगा, इससे महिलाएं भी रोजगार प्राप्त करेंगी और इसमें जो पुरुषों का वर्चस्व परिवहन सेक्टर में है, वो वर्चस्व में भी महिलाएं अपनी भागीदारी निभा पा रही हैं। तो निश्चित रूप से अभी थोड़ी सी शुरुआत हुई है, ये शुरुआत का जो अच्छा फीडबैक आएगा, हम लोग इसका विस्तार आने वाले समय में अन्य जनपदों में भी करेंगे। लेकिन ये शुरुआती फेज में लोगों का बड़ा अच्छा इसमें फीडबैक अभी प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से ये योजना भी अपने आप में एक महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत, मुझे लगता है कि अच्छी पहल साबित होगी। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच आने वाले 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल भी पूरे हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी पूरे प्रदेश में 3 साल बेमिसाल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के सभी जिलों में जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे, साथ ही सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के बीच रखेंगे। उन्होंने बताया कि 24 मार्च से एक हफ्ते के लिए चिकित्सा शिविर और जनहित से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो कि पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से तय किया गया है कि प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर 3 अलग अलग स्तर में कार्यक्रम किए जाएं। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम करते हुए 23 मार्च को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 3 वर्षों में उत्तराखंड ने काफी लंबा सफर तय किया है। कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां उत्तराखंड के खाते में आई हैं। इन सभी कामों को, इन सभी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इस कार्यक्रम में सहभागिता अपनी कर रहा है। इस अवसर पर 22 तारीख को अल्मोड़ा में और 23 तारीख को देहरादून में प्रदेश मुख्यालय पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 23 मार्च को देहरादून के साथ साथ सभी जिला मुख्यालयों पर और सभी विकासखंड मुख्यालयों पर 3 वर्ष के कार्यक्रम संपन्न होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अल्मोड़ा में और देहरादून के कार्यक्रम में रहेंगे। इसके अलावा हमारे सभी प्रभारी मंत्री, माननीय सांसदगण जिला मुख्यालयों के कार्यक्रम में रहेंगे। विकासखंड मुख्यालय पर होने वाले कार्यक्रमों में हमारे माननीय विधायकगण, माननीय पूर्व विधायक, माननीय दायित्वधारी, पूर्व दायित्वधारी, ऐसे वरिष्ठ लोगों को एक एक विकासखंड के कार्यक्रमों में वो लोग उपस्थित रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। और उसके बाद 24 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और सरकार के द्वारा इन 3 वर्षों में किए गए कामों की विकास पुस्तिका का भी विमोचन विकासखंड मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर होगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस नैतिकता के आधार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली कांग्रेस भूल रही है कि जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, आंदोलनकारियों पर बर्बरता हुई थी, तब कांग्रेस की नैतिकता कहां चली गई थी। केंद्र में सहयोगी के रूप में कांग्रेस की सरकार थी। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के कई नेता उस समय केंद्रीय राजनीति में थे, तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। गणेश गोदियाल ने जब स्थानीय निवासियों को अपशब्द कहे, तब नैतिकता कहां चली गई थी। देखिए, पहले तो कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस के वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं, जिन्होंने, उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं करण माहरा, उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए अपशब्द कहे। तब कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नैतिकता की दुहाई उनको भी देनी चाहिए थी। उन्होंने कभी अपने प्रदेश अध्यक्ष से तो इस्तीफा नहीं मांगा। जब गणेश गोदियाल जी ने कहा था कि भाई जो ये पलायन हो रहा है, जो व्यक्ति, उत्तराखंड का व्यक्ति अपने काम के लिए बाहर गया है, उसको वो कहते हैं कि सुख का पलायन है, ये खुशी से पलायन है, मजाक उड़ाते हैं। तब नैतिकता की बात कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं। जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उन्होंने बर्बरता दिखाई थी, तब उत्तराखंड के जो विधायक कांग्रेस के थे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो लोग थे, उन्होंने
उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर जो लाठीचार्ज हुआ, तो बर्बरता हुई, उस पर नैतिकता नहीं दिखाई, केंद्र में अपना समर्थन देते रहे। तो ये नैतिकता का पाठ और इस प्रकार की बातें कांग्रेस न सिखाए। कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता ने जवाब दिया है, आईना दिखाया है। आने वाले समय में कांग्रेस का जो हश्र आप इस समय देख रहे हैं, इससे भी बुरा होगा। उत्तराखंड में प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के जोरों को और बल मिल गया है। ऐसे में कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर हमलावर है। जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की मांग कर रही है कांग्रेस यहां पर, और जिससे प्रदेश में अवरुद्ध विकास कार्य को गति मिल सकेगी, इस बारे में भी कांग्रेस बात कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि अच्छे और समझदार लोगों को मंत्रिमंडल में आना चाहिए और कैबिनेट में मंत्रियों की कमी होने से सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरह से नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि कई विभाग मुख्यमंत्री के पास निहित हो गए हैं और मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित कोई प्रश्न बीते 4-5 सालों में विधानसभा सदन में हल नहीं हो पाए हैं। इसीलिए जरूरी है कि विभागीय मंत्री बनाए जाएं और उन्हें विभाग वितरित किए जाएं। मंत्रिमंडल का विस्तार तो काफी पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जनता डिलीवरी चाहती है, चाहे वो विकास हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो उन्नति के मार्गों पे सरकार को आगे बढ़ के काम करना हो। और मंत्रियों के नहीं होने से कई किस्म के नुकसान है। एक तो एक ही आदमी के पास बहुत ज्यादा विभाग हैं, और वो भी मुख्यमंत्री के पास विभाग हैं जिनके विभागों पे प्रश्न ही नहीं हो पाते, क्योंकि सोमवार का दिन मुख्यमंत्री के लिए नियत है, और सोमवार के दिन पहले तो विधानसभा बुलाई नहीं जाती, और अगर बुलाई भी जाती है तो उस दिन होती है जब कंडोलेंस होता है, प्रश्नकाल नहीं चलता। तो ऐसे में जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल अभी हटे हैं, उसके अलावा 1-2 मंत्री और हैं जिनको हटाया जाना चाहिए, जो नॉन परफॉर्मिंग है या जिनके ऊपर बड़े आरोप हैं। आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं। सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन जो है हाईकोर्ट ने की है, और बहुत सारे अन्य आरोप कई मंत्रियों पर लगे हैं, उनको भी हटाया जाना चाहिए और ऐसे योग्य लोगों को सामने लाकर मंत्रिमंडल में बैठाना चाहिए, जिससे जनता तक विकास पहुंच सके, जनता को राहत। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने हाल ही में केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके बाद से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विधायक के इस बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रतिक्रिया सामने आई। करण माहरा का कहना है कि केदारनाथ में जितने भी घोड़े खच्चर चलते हैं उनमें 50% लोग माइनॉरिटी से हैं। विधायक आशा नौटियाल को यह भी बताना चाहिए कि अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी। सनातन धर्म बहुत बड़ा है। सनातन धर्म लोगों को स्वीकार करना सिखाता है, दया और धर्म सिखाता है। ऐसे में इस तरह के बयान से खासकर विधायक को बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत देश संविधान से चलता है और आशा नौटियाल ने अपनी शपथ को तोड़ने का काम किया। करण माहरा ने कहा कि ऐसे बयान न दीजिए जिससे भले ही आपकी पार्टी को वोटों का फायदा हो जाए लेकिन राष्ट्र को नुकसान हो। मैं ये कहूँगा कि आशा नौटियाल ने अपनी शपथ का उल्लंघन किया है। जब वो विधायक बनी तो उन्होंने शपथ ली थी कि वो देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगी और संविधान का अक्षरशः पालन करेंगी, और वो दोनों चीज़ों से बाज आ गई हैं। उन्होंने जो ये कहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किस अपराध के तहत उनको वहाँ काम करने से रोका जाएगा? क्या उनकी जानकारी में कि जो घोड़े खच्चर वाले हैं उसमें 50% से ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग हैं? क्या वो ये बताएंगे कि अमरनाथ की गुफा को खोजने वाला कौन था? और हमारे धर्म में तो क्षमा, प्रेम सिखाया गया है और भाव का महत्व दिया गया है। कई ऐसे लोग जो दूसरे धर्मों के थे, वो जब भाव से ईश्वर की प्रार्थना करे तो ईश्वर ने उनको दर्शन तक दिया है। ये हमारे ग्रंथों में और हमारी कई कथाओं में इसको बताया गया है। तो ऐसे में आशा नौटियाल जी को मैं कहना चाहूँगा, बहन ऐसा ना करें जिससे आपकी पार्टी को भले ही वोटों का फायदा हो जाए लेकिन राष्ट्र का नुकसान हो। राष्ट्र की एकता और अखंडता के संग खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। धामी सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरा करने जा रही है, जिसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर 3 साल की उपलब्धियों को गिनाने का काम किया जाएगा। वहीं 3 साल के कार्यक्रमों पर और इस 3 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस प्रवक्ता शिवपाल बिष्ट ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आए हुए 3 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन अभी तक धरातल पर कहीं विकास नजर नहीं आया। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिली, पहाड़ से पलायन को रोकने के लिए सरकार कामयाब नहीं हो पाई। केवल बयानबाजी और भाषणबाजी तक ही बीजेपी का 3 साल का कार्यकाल सीमित रहा है। उन्होंने कहा कि जनता सड़क पर उतरकर अपना विरोध जता रही है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण नींद में है और प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल दिल्ली दरबार की परिक्रमा लगाने में लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता में आए हुए 3 वर्ष पूरे करने जा रही है, लेकिन अभी तक धरातल पर कहीं विकास नजर नहीं आया है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिली है, प्रदेश से पलायन को ये सरकार नहीं रोक पाई है, उद्योगों को
पहाड़ नहीं चढ़ा पाई है। केवल बयानबाजी और भाषणबाजी तक भाजपा का 3 साल का कार्यकाल सीमित रहा है। जनता में आक्रोश आप सड़कों पे देख सकते हैं। जनता सड़क पर उतर के अपना विरोध जता रही है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी निद्रा में है। मुख्यमंत्री केवल दिल्ली दरबार की परिक्रमा करने में व्यस्त है। राज्य के लिए कोई बड़ा और विशेष पैकेज वो ला नहीं पाए हैं। तो इससे निश्चित तौर पर जनता का आक्रोश बढ़ ही रहा है, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और अब तो जो है आगामी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा अभी भी विकास करने में विफल है और निश्चित तौर पर जो है राज्य की जनता हताश है, निराश है और अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इनकी मुस्लिम समाज सहित पूरा विपक्ष वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रहा है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। इन सब के बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड में मॉडल मदरसों पर काम किया जा रहा है। हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत 117 मदरसे हैं, जिसमें से कुछ मदरसों को मॉडल बनाया जाएगा, जिसमें सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। बातचीत में उन्होंने कहा कि यहाँ पर मदरसों को और ज्यादा मॉडल किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मॉडल मदरसे बनाने जा रहे हैं उत्तराखंड में, किस तरह के मदरसे होंगे, क्या कुछ खासियत रहने वाली है मदरसों की? ये देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड में जो देवभूमि का दैवित्य है उसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो विचार हैं उसको आत्मसात करते हुए वक्फ बोर्ड ने तय किया है कि वो अपने मदरसों को मॉडर्नाइज करेगा। उत्तराखंड में 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं और वक्फ बोर्ड ये चाहता है कि अब सरकार की ये मंशा है कि हम वक्फ बोर्ड के जो मदरसे हैं उन्हें हम हाईटेक करें। यानी कि वो अब जो मुस्लिम बच्चे आपने देखा होगा मदरसों में नीचे बैठ के पढ़ते हैं, वो नीचे नहीं, वो टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ेंगे, वो भी ड्रेस में आएंगे प्रॉपर। और मदरसे का जो हिंदी अनुवाद होता है वो विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। तो विद्या के मंदिर हैं, अच्छी एजुकेशन मिले और इन मदरसों को हाईटेक करके बनाया जाए। और इसमें हम उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। जो उत्तराखंड बोर्ड में मेरे उत्तराखंड के बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वही मेरे मदरसे के बच्चे भी पढ़ेंगे। और सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ये सामान्य स्कूल की तरह चलेगा और दोपहर के बाद यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपनी कुरान की तालीम ले सकेंगे। यानी कि मेरे बच्चे अब हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, साइंटिस्ट सब बन पाएंगे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे वो आगे बढ़ पाएंगे। और इसीलिए इनका मदरसों का नाम भी हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रखा है। और कि वो जो देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, वो सोच, वो विचार इसमें हो। इसमें जो फिज़िकल ट्रेनर हम रखने जा रहे हैं वो एक्स आर्मी पर्सन होंगे, एक्स फौजी होंगे। वो सुबह उठते ही बच्चों को राष्ट्रीय गान सिखाएंगे, जनगण मन से शुरू हुआ करेगा और बच्चों के अंदर राष्ट्रवादी विचार को भरेंगे। हमारे बच्चे जो NCERT का सिलेबस है उसमें भगवान श्री राम को भी पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण को भी पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध को पढ़ेंगे, बाबा गुरु नानक देव को पढ़ेंगे और सब कुछ समझेंगे ना मेरे बच्चे भी। वो भी तो भारत के बच्चे हैं, वो भी तो इस देश के बच्चे हैं। और हमने एक चीज़ और तय की, हम बाहर के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। जो हमारे स्टेट का नहीं है, जो क्षेत्र से बाहर का है, उसको नहीं पढ़ाएंगे। जो जहाँ का बच्चा है, जहाँ मदरसा है, वहीं पढ़ेगा वो। तो बाहर के बच्चे कौन कहाँ से आ रहा है वो लाइन हमारी नहीं होगी। हम लोकल बच्चों के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन के साथ जोड़ेंगे कि मेरे बच्चे भी पढ़ लिख कर प्रदेश का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। और ये बदलाव को हमने धामी मॉडल का नाम दिया है। अब एक पहला मदरसा हमारा देहरादून की मुस्लिम कॉलोनी में तैयार लगभग हो गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और अप्रैल के माह में हम उसे विधिवत रूप से, उसमें कुछ काम बाकी रह गए हैं क्योंकि बहुत सारी अड़चनें भी आ रही हैं। नया काम शुरू करते हैं तो दिक्कतें आती हैं। तो अभी हम तैयारी चल रही है उसके रजिस्ट्रेशन की और जो वॉशरूम्स हैं उसके वो प्रॉपर बाथरूम वगैरह बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सब कुछ तैयार हो जाएगा तो एक सुंदर वातावरण में एक अच्छी एजुकेशन की दिशा में इन मदरसों को बढ़ाने की हमारी नीयत है। और हमें उम्मीद है कि देश को विश्व गुरु बनाना है तो देश के मदरसे इसी पैटर्न पे बने और इसी पैटर्न पे चलें तो देश
आगे तेज़ी से आगे बढ़ेगा और अपनी अलग पहचान बनाएगा। तो उसके लिए मुझे लगता है कि सब लोगों के साथ की सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसमें हमारा सहयोग अवश्य अच्छा, करें। जैसे कि आप कह रहे हैं कि बाहरी बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, यानी कि जो उत्तराखंड के बाहर से होंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी लोगों के मन में रहता है कि मदरसा है तो मुस्लिम ही बच्चे पढ़ सकेंगे, लेकिन क्या क्षेत्र के आसपास के लोग के जो हिंदू बच्चे हैं क्या वो भी जा सकेंगे इन मदरसों में? अभी तो हम क्लस्टर के तौर पे इसे चला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं 10 मदरसे हैं, 8 मदरसे हैं, तो उन 8 मदरसों के बच्चों को इकट्ठा करके एक जगह रखेंगे। तो हमें 10 मदरसों की आवश्यकता नहीं है जब हमारा एक मदरसे से काम चल रहा है। तो दूसरा, क्योंकि स्कूल सामान्य लाइन पे चलेगा, तो पहले अभी मुसलमानों की बात कर लेते हैं। अगर ये चल गए, कामयाब हो गए, तो बाकी बच्चे भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। हम सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे चारों तरफ, स्कूल के अंदर क्या चल रहा है, इन एक्टिविटीज़ के ऊपर मॉनिटरिंग प्रॉपर हो सके, वर्क बोर्ड की भी हो सके, सरकार की मॉनिटरिंग हो सके। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों को हम दिखा सकें कि एक खूबसूरत मॉडल जिसको हम कह रहे हैं वो धामी मॉडल हम इन मदरसों का बनाना चाहते हैं। और इस दिशा में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम इसमें कामयाबी हासिल करें। अच्छा, जैसे अवैध मदरसों पर क्योंकि कार्रवाई की अभी लगातार देख भी रहे हैं कि लगातार कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, तो क्या सरकार का रुख क्या है और क्या लग रहा है कि कब तक ये जो अवैध मदरसे हैं या तो इनको वैध करार कैसे दिया जाएगा या फिर कैसे कार्रवाई अब आगे और देखने को मिलेगी? देखिए, मदरसे वैसे ही चलेंगे जैसे चलते हैं। हम उसके एजुकेशन पैटर्न को ठीक कर रहे हैं। और वैध और अवैध में यही तो फ़र्क है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। आप जो पढ़ा रहे हैं उससे आप सरकार को अवगत नहीं करा रहे हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। या आपके पास एक कमरा है, उसमें आपने 20-25 बच्चे भर दिए और उनको ना बैठने की जगह है, आपने बाहर से ला के बच्चे रख दिए, उनके खाने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो जहाँ प्रॉपर व्यवस्था होगी वहाँ वो मदरसे चलेंगे। वो अपने आप को ठीक कर लेंगे। तो हम किसी की दुश्मनी थोड़ी ना निभा रही है सरकार, चीज़ों को बेहतर करना चाहती है कि बेवजह एक दुकानों की तरह मत खोलिए इन्हें, इनको सही से संचालित कीजिए। जहाँ आवश्यकता है वहाँ बच्चों को पढ़ाना है तो उसकी आवश्यकता है जहाँ वहाँ पढ़ाएंगे। इन मदरसों को बेहतर सिस्टम को सही करके इन मदरसों को एड हमें वक्फ बोर्ड को देने की आवश्यकता पड़ेगी। वक्फ बोर्ड इनमें पैसा भी लगाएगा, औरों को भी ज़रूरत पड़ेगी और मदरसों को भी, तो हम औरों मदरसों की भी मदद करेंगे। हम एक शुरुआत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि प्रदेश के अंदर जितने भी मदरसे रहेंगे वो सिर्फ वैध रहेंगे और वो रहेंगे जैसे सरकार जिस नीयत के साथ बच्चों को बेहतर तालीम के साथ बनने तो दीजिए। एक बार बन जाएंगे उसके बाद हम लोगों को बुलाएंगे, दिखाएंगे और कहेंगे अब देखिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस पैटर्न को फॉलो कर लीजिए, पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। सादाब समझी हमारे साथ थे जो कि राज्य के तमाम विषयों पर और मदरसा बोर्ड के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। हनौल में डीएम सविन बंसल ने मंदिर परिसर में तीर्थ पुरोहितों, हकूकधारियों और स्थानीय लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने हनौल के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान को सबके साथ साझा किया है और सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार विमर्श और चर्चा की। साथ ही स्थानीय लोगों से भी उनके सुझाव इसमें शामिल किए गए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।